आपको अब तक कायदे से पता चल गया होगा कि जो शख्स बिहार की राजनीति से समाजवादी सबक को आगे बढ़ाते हुए देश को भाजपा आरएसएस से बचाने के लिए गठबंधन करके आरजेडी, जेडीयू, लेफ्ट, कांग्रेस उनको एक साथ लाकर 1 साल में नौकरियां देना, जाति जनगणना कराना और उसके साथ देश भर के विपक्षी नेताओं को एकजुट करना, ऐसे ऐसे काम शुरू कर दिया था। वो शख्स अब पाला बदल चुका है, वक्त हिसाब मांगेगा और ऐसे मोड़ पर आपने इसे छोड़ दिया। अपने साथियों को अपने सामने आप देख रहे हैं जो डरा नहीं, ईडी के सामने आंख में आंख मिलाकर खड़ा है, ऐसे वक्त में थोड़ी तो कमर दिखाते। इसलिए आपको बीजेपी अपने साथ ले गई है क्योंकि वो उस मुद्दे पर जो सबसे ज्यादा घिर रही थी, उस मुद्दे को राजनीतिक रूप से खत्म करना चाहती है और वो मुद्दा है जाति जनगणना का मुद्दा, क्योंकि आपने उस मुद्दे पर जान डाल दी थी। अब ये अलग बात है कि आप कहेंगे तेजस्वी यादव की वजह से नहीं, हमने अपने से डाल दी थी, लेकिन सच बात तो ये है कि 17 महीने का खेल है। अब क्या करेंगे नीतीश जी? एक बात को आप नहीं समझ रहे कि ये स्क्रिप्ट जो दिल्ली से लिखी जा रही है उसके मतलब क्या है। सोचिएगा नीतीश जी, आपके पास तो अब सोचने का मौका शायद नहीं होगा क्योंकि अब बीजेपी आपके साथ चुनाव प्रचार शुरू करेगी। लेकिन हां, बिहार के लोग देखेंगे कि वो क्या वजह थी कि एक बूढ़े आदमी को ईडी रोज बुलाती है और जेल में डालने ले जा रही है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में बिहार के लोग इस दो किस्म की राजनीति के बीच फर्क जरूर महसूस करेंगे और एक सवाल पूछेंगे जरूर नीतीश कुमार से कि ऐसी क्या वजह थी कि जब तक तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम नहीं थे तब तक आप बिहार में नौकरी क्यों नहीं दे पाए। 2020 में आपकी वीडियो अब चलने लगी है कि कहता है 10 लाख नौकरी दे देंगे। कहां से लाएगा? और जो लूट के पैसा रखा है उसी से लाएगा। राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का यह कट वाक्य एक चचा ने अपने भतीजे के लिए भेजा था। भतीजा कुछ दिन बाद बदली सियासत में जब चचा के यहां डिप्टी सीएम बन गया तो उसने 1 साल में 5 लाख नौकरियां उन्हीं चचा के दस्तखत से, उन्हीं के सामने, उन्हीं के मुख्यमंत्री रहते दिलवा दे। देश भर में हड़कंप मच गया और बाकी इम्तिहान इस देश की जनता का है। अगर उसे ये दृश्य नहीं दिख रहे तो फिर बधाई हो आपको, 2024 के बाद के भारत के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। बहुत बधाई। मगर हां, याद रखिएगा, जो गुलाम बन गए अंग्रेजों के समय, जो गुलाम बन गए, दरबारी बन गए किसी भी राजघराने में, राज दरबार में, इतिहास में उनका नाम भी गायब है। जो शूली चढ़ गया उसूलों पर, सिद्धांतों पर, विचारधारा पर, वो इतिहास में अमर है। सर्द हवाओं का मौसम अब उतार पर है और ईडी सीबीआई का मौसम अब चढ़ाव पर है क्योंकि चुनाव अब धीरे धीरे करीब आते जा रहे हैं। बिहार की राजनीति को लेकर लंबे समय से आप बहुत सारी सूचनाएं, खबरें देख सुन रहे होंगे। आपको अब तक कायदे से पता चल गया होगा कि जो शख्स बिहार की राजनीति से समाजवादी सबक को आगे बढ़ाते हुए देश को भाजपा आरएसएस से बचाने के लिए गठबंधन करके आरजेडी, जेडीयू, लेफ्ट, कांग्रेस उनको एक साथ लाकर 1 साल में नौकरियां देना, जाति जनगणना कराना और उसके साथ देश भर के विपक्षी नेताओं को एकजुट करना, ऐसे ऐसे काम शुरू कर दिया था। वो शख्स अब पाला बदल चुका है और वह इस बात से खफा हो गया कि कांग्रेस ठीक से काम नहीं कर रही। अब तक सीट बंटवारा नहीं हुआ, किसी को चिंता ही नहीं थी, तो उन्होंने इंडिया गठबंधन को छोड़कर उसी बीजेपी का दामन थाम लिया जिसके खिलाफ उन्हें यह शिकायत है कि कांग्रेस ठीक से काम नहीं कर रही थी। अगर इस तर्क को आगे बढ़ा दें तो आज की तारीख में ममता बनर्जी को यह नहीं कहना चाहिए था कि हम बंगाल में अकेले लड़ेंगे या पंजाब में आम आदमी पार्टी अकेले लड़ेगी।
उनको यह कहना चाहिए कि हम बहुत नाराज हैं कांग्रेस से, अब हम बीजेपी के साथ लड़ेंगे और कांग्रेस को सबक सिखाएंगे। यह तर्क कितना कमजोर है जो उस डर और लालच को नहीं छिपा पाया जो नीतीश कुमार की सियासत में आज की तारीख में हावी है। स्क्रिप्ट दिल्ली से लिखी गई, दो उद्योगपतियों के दबाव में देश के दो बड़े नेताओं ने बिहार की दो पॉलिटिकल पार्टियों के लिए दो स्क्रिप्ट लिखी थी और अपना टेलीप्रॉम्प्टर पटना में लगा दिया। एक तरफ टेलीप्रॉम्प्टर चल रहा था और जिसमें यह शिकायत लिखी गई थी कि हम तो परेशान थे, आप सब जनबे करते हैं ना, आपको तो सब पता ही है ना, हम तो सबको एकजुट कर रहे थे कि सब मिलकर लड़ो और देश को भाजपा आरएसएस से बचाओ, लेकिन कोई नहीं माना हमारी बतिया, तो आप सब जनबे करते हैं कि हम बीजेपी में ही चले गए। टेलीप्रॉम्प्टर चलता गया, उस पर आगे जो जो लिखा था वही वही होता गया। देश के सबसे ज्यादा बार शपथ लेने का रिकॉर्ड बना करके जेडीयू के मुखिया नीतीश कुमार बीजेपी में शामिल हो गए। एक दूसरी स्क्रिप्ट उसी पटना के लिए भेजी गई है, वो स्क्रिप्ट ईडी लेकर पहुंची है और आज उस ईडी की स्क्रिप्ट पर आगे कार्रवाई हो रही है और आज लालू प्रसाद यादव को ईडी ऑफिस में जाना पड़ा है। सुगबुगाहट ये मिल रही है कि अब उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। देश के सबसे बड़े सियासी हलचल वाले प्रदेश के दो सबसे बड़े नेताओं की दो स्क्रिप्ट। एक तरफ एक नेता उसी समाजवादी विरासत से पैदा होता है, क्रांतिकारी काम भी करता है, जाति जनगणना करवाता है, नौकरियां बांटता है, देश के लोगों को एकजुट करता है, संघ बीजेपी से देश को बचाने का एक सपना दिखाता है और नाराज होकर उन्हीं में शामिल हो जाता है और खुश है। इसके लोग फिर से मंत्री बन गए। जो लोग अपने खिड़की दरवाजे बंद कर चुके थे वो उनके साथ शपथ ले रहे हैं, जश्न मना रहे, बधाइयां दे रहे। और उसी बिहार में एक दूसरा नेता जो उसी समाजवादी विरासत से निकला है, जिसने तेवर और ताकत अपनी विचारधारा और अपनी सियासत को मजबूत करने के लिए अख्तियार की, उस नेता को उम्र के उस ढलान के समय ईडी ऑफिस में जाना पड़ रहा है, मगर फिर भी उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं। ये दो रास्ते हमारे दौर के लोगों को एक लिटमस टेस्ट की तरह देखने चाहिए। एक तरफ वो जो डरा नहीं, झुका नहीं, बिका नहीं, कभी भाजपा के साथ गया नहीं, और दूसरी तरफ वो जो कब बीजेपी की तरफ चले जाए, कब उधर से इधर चला आए। अब लोगों को यकीन और भरोसा खत्म हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में बिहार के लोग इस दो किस्म की राजनीति के बीच फर्क जरूर महसूस करेंगे और एक सवाल पूछेंगे जरूर नीतीश कुमार से कि ऐसी क्या वजह थी कि जब तक तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम नहीं थे तब तक आप बिहार में नौकरी क्यों नहीं दे पाए। 2020 में आपकी वीडियो अब चलने लगी है कि कहता है 10 लाख नौकरी दे देंगे, कहां से लाएगा? और जो लूट के पैसा रखा है उसी से लाएगा। राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का यह कटु वाक्य एक चचा ने अपने भतीजे के लिए भेजा था। भतीजा कुछ दिन बाद बदली सियासत में जब चचा के यहां डिप्टी सीएम बन गया तो उसने एक साल में 5 लाख नौकरियां उन्हीं चचा के दस्तखत से, उन्हीं के सामने, उन्हीं के मुख्यमंत्री रहते दिलवा दें। देश भर में हड़कंप मच गया। बिहार में अगर नौकरी पर चर्चा होने लगी तो लोग पूछेंगे कि देश में जो 2 करोड़ प्रतिवर्ष देना था उस नौकरी का क्या हुआ। मीडिया को काम पर लगा दिया गया कि बिहार के नौकरी की चर्चा ही टीवी पर ना हो। काम दूसरा लग गया, क्योंकि जो स्क्रिप्ट दिल्ली से चलती है वो सबसे पहले मीडिया हाउसेस पहुंचती है। बिहार में कभी आपने चर्चा सुनी कि टीवी डिबेट हुई कि इतनी नौकरी दे दी? ये एक अच्छा राजनीतिक मुद्दा है। वो चचा उसी भतीजे के इस सवाल का क्या जवाब देंगे जो पूरी विनम्रता से, परिपक्वता के साथ तेजस्वी यादव ने अपने चचा से पूछा है। पहली लाइन यहां से शुरू होती है कि हम कल भी उनका सम्मान करते थे, हम आज भी करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। मगर एक बात बताएं,
कि ये 17 महीने जो हमारे साथ रहे वो उनके 17 साल पर भारी हैं कि नहीं, क्योंकि इसी 17 महीने में लगभग 5 लाख नौकरियां, इसी 17 महीने में परिवहन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, भू राजस्व विभाग, खेल विभाग, तमाम तरह के विभाग इतने सक्रिय हो गए कि बिहार बदलने लगा। और ये दावा भतीजा अपने चाचा के सामने कर रहा है, शायद चाचा मुस्कुरा भी न पाए। और सबसे बड़ा क्रांतिकारी कदम जाति जनगणना का, जाति जनगणना करवाकर बिहार ने बीजेपी की राजनीति के सामने सबसे बड़ा एजेंडा चुनौती की तरह पेश कर दिया था। तो यह बिहार की सियासत में हो रहा है। उसी चचा ने आज बीजेपी का दामन थाम लिया है और राजभवन के गलियारों में जब वो शपथ ले रहे थे तो नारे गूंज रहे थे, नीतीश कुमार को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। एक समाजवादी विरासत का नेता अपने सियासत के आखिरी उतार के समय जय श्री राम के नारों के बीच शपथ ले रहा था बिहार में मुख्यमंत्री पद की। और दूसरी तरफ एक नेता अपने समर्थकों के बीच ईडी के ऑफिस जाने की तैयारी में था। सियासत कैसे करवट बदलती है, मुझे यकीन है कि बिहार की जनता इन दोनों का फर्क जरूर महसूस करेगी। अब आते हैं जरा उस पर जो देश में राजनीति चल रही है। अगर एक अकेला सब पर भारी, वीडियो याद है? नहीं याद है ना? फिर से देखिए। एक अकेला सब पर भारी, क्या तेवर, क्या जज्बा, अकेले अब की बार 400 पार। जब आत्मविश्वास का आलम ये हो और दूसरी तरफ राजनीति का मौका ये हो कि आपके 30-40 साल की राजनीति और आरएसएस के लगभग 100 साल के चुनावी एजेंडे का सबसे केंद्रीय मुद्दा बन चुका राम मंदिर बन चुका हो, वहीं बन चुका हो, प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी हो, और आपको लगता है कि अब तो इस देश में कुछ करने की जरूरत ही नहीं, अकेले हम 400 पार जाएंगे। अकेले जाने की बात छोड़िए, स्क्रिप्ट दूसरी लिख गई। खिड़की दरवाजे बंद थे जिनके लिए। अब छोड़ दें कि नीतीश कुमार ने कहा मिट्टी में मिल जाऊंगा, उनकी तरफ नहीं जाऊंगा, जहर खा लूंगा, मर जाऊंगा, नहीं जाऊंगा बीजेपी। चले गए, छोड़िए, नीतीश कुमार कमजोर पड़ गए, चले गए। ईडी, सीबीआई, जेल, मुकदमा, क्या नहीं होता है डर का। लेकिन उसकी बात कौन करे जो एक अकेला सब पर भारी था। ठीक राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के अगले दिन से वह कोशिश कि इंडिया गठबंधन, जिसको आप कुछ नहीं समझते, घमंडिया इंडी अलायंस, जिसके लिए आप कह चुके थे कि अरे वो विधानसभा में ऐसी बात बोले शर्म आती है पूरे देश के महिलाओं को, जिसने पूरे देश के विपक्षी नेताओं को गोलबंद कर दिया, आपको उसकी जरूरत पड़ गई। क्या ही होता अगर आप दिल्ली से ललकार कर बोलते नहीं चाहिए नीतीश कुमार, 40 के 40 सीटों पर बिहार में बीजेपी लड़ेगी, क्योंकि 10 साल का हमारा काम हमें चुनाव जिता देगा। एक अकेला सब पर भारी, अब की बार 400 पार। राम मंदिर भी वहीं बन गया, 370 हट गया, कश्मीर हमारा हो गया, चीन को इतनी लाल आंख दिखाई कि उसके झंडे का रंग लाल हो गया, दुनिया में हमारे नाम का डंका बज रहा है, दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हम बन गए हैं, हमारा नेता दुनिया का सबसे बड़ा प्रधानमंत्री बन गया। नहीं चाहिए नीतीश कुमार, हम दोनों को एक साथ निपटाएंगे, लालू हो, नीतीश हो, कांग्रेस हो, सब पर अकेला भारी। काश उस स्क्रिप्ट में यह भी लिखा होता। इससे क्या इस देश के लोग यह बात नहीं समझेंगे कि अगर अकेला राम मंदिर मुद्दा इतना बड़ा बन गया होता जिस पर बीजेपी 400 पार हो जाएगी, तो क्या जरूरत थी नीतीश कुमार की? क्यों ले आए अपने घर, क्यों जाकर के बधाई दे रहे? ये कमजोरी दिखाता है। और आप जो लोग इस बात को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, एक बार आप भी विचार करिए। क्या मैं गलत बोल रहा हूं? इस पर भी विचार करिए, इस पर भी विचार करिए कि अगर एक अकेला सब पर भारी है तो लालू प्रसाद यादव पर ईडी की रेड क्यों डाली जा रही है चुनाव के ठीक पहले? अब आप ये मत कहने लगिएगा कि ईडी स्वायत्त है, वो अपना काम कर रही है, कानून अपना काम कर रहा है, उसका मोदी जी से क्या मतलब। फिर आपकी मासूमियत पर मैं केवल एक बात कहूंगा,
कि आपकी मासूमियत पर फिदा होने का मन करता है। फिर कितनी बार आपको बताया जाएगा कि असम में एक मुख्यमंत्री था जिसका नाम था हेमंता बिस्व शर्मा। ईडी रेड डाल रही थी, मुख्यमंत्री कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ले, आज वो बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, कोई ईडी की रेड संबंध, सब कुछ खत्म, फाइल बंद। क्यों? अजीत पवार चक्की पीसिंग 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 पीसिंग, याद है? महाराष्ट्र, शरद पवार की पार्टी, मोदी जी का भाषण, और चंद घंटों बाद वो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बीजेपी के अलायंस में। चक्की पीसिंग कहां गया? ईडी की फाइल बंद। कभी आपने सुना अजीत पवार के घर ईडी गई? नारायण राणे मुकदमे में, शुभेंदु अधिकारी, क्या आप नाम ये सब समझते हैं? फिर क्यों आप ये कहते हैं कि ईडी निष्पक्ष है, जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं? केवल विपक्षी पार्टियों पर, और जो बीजेपी ज्वाइन कर ले उस पर कोई ईडी नहीं। लड़ते राजनीतिक लड़ाई लालू प्रसाद यादव से, तेजस्वी यादव से, एक राजनीतिक लड़ाई, वह भी उस शख्स के द्वारा जो दावा करता है कि दुनिया का सबसे बड़ा नेता वो बन गया। उसकी कमजोरी दिखाता है कि राजनीतिक लड़ाई लड़ने की बजाय आप वो लड़ाई लड़ रहे जो आपकी कमजोरी दिखा रहा है, कि ईडी भेज रहे, सीबीआई भेज रहे, किसी को जो विपक्षी है, घोर विपक्षी है, उसको अपने पाले में ला रहे। कितने कमजोर हो गए आप। आप तो दावा कर रहे हैं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है आप तो दावा कर रहे हैं कि आपके सारे एजेंडे पूरे हो गए। आप इतने कमजोर हैं। अरविंद केजरीवाल के ऊपर ईडी की नोटिस, हेमंत सोरेन के घर आज ही ईडी छापा मार रही है। हेमंत सोरेन, क्या बीजेपी ज्वाइन कर लें तो हेमंत सोरेन बच जाएंगे? अच्छा नीतीश कुमार जी, आपका क्या मानना है इन बातों पर? क्योंकि कल तक तो आप इसके खिलाफ बोला करते थे ना नीतीश जी। नीतीश जी, आपको कैसा लगेगा जब लालू यादव, तेजस्वी यादव को ईडी जेल में डाल देगी? देश बच जाएगा ना नीतीश जी? आपको कैसा लगेगा नीतीश जी, हेमंत सोरेन जैसा व्यक्ति जिसे बीजेपी ईडी से परेशान कर रही है? नीतीश जी, अरविंद केजरीवाल से आपकी खुन्नस होगी, लेकिन फिर भी आप ये तो कहेंगे ना कि उसको जेल में डालने की क्या जरूरत? उसने इतना ही तो बोला था कि राजा चौथी पास है, उसे दिल पर क्या ले लिया? नीतीश जी, कभी आपने एक बात सोची है कि आपको लेने के पीछे बीजेपी की रणनीति क्या है? वो कमजोर है, ये तो एक बात है, लेकिन आपको इसलिए उन्होंने अपने साथ रखा क्योंकि एक ही झटके में उन्होंने इंडिया गठबंधन के सूत्रधार को तोड़ लिया, झुका लिया, खरीद लिया, डरा लिया, जो भी विशेषण लगा सकते हैं आप लगा लीजिए। आप जीवन के अपने उत्तरार्ध में थे, आपके पास इतना बड़ा मौका था, और मौका क्या था पता है? जाति जनगणना। शायद आप नहीं समझ रहे हैं नीतीश जी, वो मुद्दा था जिस पर अमित शाह को बिहार में जाकर क्रेडिट लेना पड़ा कि यह जाति जनगणना बिहार में तब हुई जब बीजेपी की सरकार में थी। नीतीश जी, आप उनके साथ चले गए जो आपसे पूछते थे कि आप लोग काहे नहीं करा रहे। नीतीश जी, कभी आप बैठ के वहां पूछ पाएंगे पगड़ी वाले नेताओं से, तिलक वाले नेताओं से, मोदी जी से, अमित शाह जी से, जिनकी बधाइयों को आप इतना दिल से भावुक होकर दे रहे हैं, यूपी में क्यों नहीं हो रही जाति जनगणना? अच्छा नीतीश जी, आपने तो 5 लाख नौकरी दे दी थी। बिहार का एक मंत्री है, विधायक है, वो कह रहा है कि हम इसलिए नौकरी नहीं दे रहे क्योंकि घोटाला हो जा रहा है। नीतीश जी, आपके साथ घोटाला हो रहा था नौकरी बांटने के समय। नीतीश जी, जाति जनगणना यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, इन राज्यों में क्यों नहीं हो रही है? इसलिए आपको लिया गया ताकि जाति जनगणना जैसा इतना शानदार मुद्दा, उसकी हवा निकाली जा सके राजनीतिक रूप से। आपके पास वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, आपने वो मौका गंवा दिया, आपने निराश कर दिया। मायावती जी अकेले लड़ रही हैं आज की तारीख में, लोग, उनके वोटर उनसे नाराज हैं कि वक्त अकेले लड़ने का नहीं है, वक्त देश के संविधान को बचाने का है, वक्त हिसाब मांगेगा। और ऐसे मोड़ पर आपने इसे छोड़ दिया। अपने साथियों को अपने सामने आप देख रहे हैं जो डरा नहीं, ईडी के सामने आंख में आंख मिलाकर खड़ा है। ऐसे वक्त में थोड़ी तो कमर दिखाते। इसलिए आपको बीजेपी अपने साथ ले गई है क्योंकि वो उस मुद्दे पर जो सबसे ज्यादा घिर रही थी, उस मुद्दे को राजनीतिक रूप से खत्म करना चाहती है, और वो मुद्दा है जाति जनगणना का मुद्दा। क्योंकि आपने उस मुद्दे पर
जान डाल दी थी। अब ये अलग बात है कि आप कहेंगे तेजस्वी यादव की वजह से नहीं, हमने अपने से डाल दी थी, लेकिन सच बात तो ये है कि 17 महीने का खेल है। अब क्या करेंगे नीतीश जी? एक बात को आप नहीं समझ रहे कि ये स्क्रिप्ट जो दिल्ली से लिखी जा रही है उसके मतलब क्या है। सोचिएगा नीतीश जी, आपके पास तो अब सोचने का मौका शायद नहीं होगा, क्योंकि अब बीजेपी आपके साथ चुनाव प्रचार शुरू करेगी। लेकिन हां, बिहार के लोग देखेंगे कि वो क्या वजह थी कि एक बूढ़े आदमी को ईडी रोज बुलाती है और जेल में डालने ले जा रही है। बिहार के लोग इस बात का सवाल जरूर पूछेंगे कि जिस तेजस्वी यादव ने आपके साथ मिलकर आपके कद को, आपके सम्मान को, आपकी प्रतिष्ठा को, आपकी सियासत को बुलंदी पर पहुंचाया और आपने उसकी बुलंदी दी, आपने ऐसा दगा दिया। जनता वोट देती है ना, मैं उम्मीद करता हूं कि इस देश की जनता में इतना विवेक अभी भी होगा, और बाकी इम्तिहान इस देश की जनता का है। अगर उसे ये दृश्य नहीं दिख रहे तो फिर बधाई हो आपको, आप नए भारत के लिए, 2024 के बाद के भारत के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। बहुत बधाई। मगर हां, याद रखिएगा, जो गुलाम बन गए अंग्रेजों के समय, जो गुलाम बन गए, दरबारी बन गए किसी भी राजघराने में, राज दरबार में, इतिहास में उनका नाम भी गायब है। जो शूली चढ़ गया उसूलों पर, सिद्धांतों पर, विचारधारा पर, वो इतिहास में अमर है। इतिहास आने वाली पीढ़ियां जरूर पढ़ेंगी, और कम से कम अभी भी वक्त है, इस देश के वोटर इस बात को समझेंगे। आपका क्या मानना है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।